प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का किया शुभारंभ। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10% आरक्षण देने का सरकार का निर्णय। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,485 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित। और राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप राखियां बनाकर बढ़ा रही हैं अपनी आमदनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों में शामिल होने और अलग होने की बहुविकल्प प्रणाली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में पहले वर्ष क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराने की योजना और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिशा निर्देश भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र अपनी मर्जी से किसी कोर्स में प्रवेश कर सकेंगे या उसे छोड़ सकेंगे। आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। प्रधानमंत्री ने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करने के 3 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा को विषय के रूप में शामिल करने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से डिजाइन किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूलों में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की दक्षता के आकलन का कार्यक्रम, सफल और कंप्यूटर आधारित ज्ञान की विशेष वेबसाइट जैसी योजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को देश में सामाजिक न्याय की नई मिसाल करार दी है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि हमारी सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे हर साल हजारों युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और देश में सामाजिक न्याय की नई मिसाल कायम होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,485 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। इससे भूमिहीन और पात्र परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि
कि इस बजट में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 957 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही वनवासियों की मदद के लिए 520 करोड़ 80 लाख रुपए तथा मनरेगा के मजदूरों और श्रमिकों के लिए 695 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा भी की। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में 2,485 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल 43,92,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटों में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 4,03,840 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.28% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय यह 2.52% है और यह 5% से नीचे बनी हुई है। कोविड जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। कल 17,28,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट जीरो सर्वेक्षण करें, ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों से के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा है कि सर्वेक्षण स्थानीय जन स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक है। श्री भूषण ने बताया कि ICMR ने हाल ही में देश के 70 जिलों में राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण किया है। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड संक्रमण के प्रसार के रूपरेखा इसके आधार पर तैयार की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 164 नए मरीज सामने आए हैं। इसे मिलाकर 10,01,651 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 9,85,905 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार की नीति आयोग द्वारा विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब का असर अब शासकीय स्कूलों में भी नजर आने लगा है। महासमुंद जिले के बेलसोंडा गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल के कार्यों को पेपरलेस करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है और किसानी कार्य में मानव संसाधन को कम करने के लिए एडवांस कंप्यूटरिंग फार्मिंग का एक मॉडल बनाया है, जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। बेलसोंडा गांव के 11वीं कक्षा के छात्र जनक साहू ने बताया कि उन्होंने स्कूल की वेबसाइट में सभी विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट का विवरण सहित तमाम जानकारियों को शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को देखते हुए इंडिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से हम लोग APL लैब की मदद से एक वेबसाइट बनाए हैं, जिसका नाम www.governmenthighersecondary.schoolbelsonda.com है। इसे सर गूगल या क्रोम में सर्च करने, टाइप करने से ओपन करेंगे तो इसमें
हमारे कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों की पूरी जानकारी, उनका नाम, उनके माता का नाम, पिता नाम, वर्ग, आधार कार्ड, पूरा अकाउंटिंग है। इसके साथ साथ ही इस टीचरों का कौन से टीचर यहाँ कितने साल यहाँ आए हैं, कितने साल पढ़ाए हैं, और उनकी जानकारी, माता पिता, आधार, अकाउंट, सब और कौन कौन से टीचर मैम जो जो विषय पढ़ाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अटल टिकरिंग प्रयोगशाला की मदद से बेलसोंडा के विद्यार्थियों ने खेती किसानी में मानव संसाधन कम करने, जल संग्रहण कर खेती करने का एक मॉडल बनाया है। 11वीं कक्षा की छात्रा सोनाक्षी ने बताया कि घर बैठे मोबाइल के माध्यम से वाटर पंप चालू करके खेत में सिंचाई की जा सकती है। हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें हम मल्टीपल फार्मिंग करेंगे, जिसमें हम मुर्गी पालन, मछली पालन और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करेंगे, जिसमें हम मुर्गी मछली बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा है वाटर प्रॉब्लम। वाटर प्रॉब्लम में हम जब पानी गिरता है उसे हम एक टैंक में स्टोर करके रखेंगे। उस पानी को हम मछली और मुर्गी पालन में यूज करेंगे। जब मुर्गी का बीट मछली पालन में गिरेगा तो उसे उसके भोजन के रूप में उपयोग करेगी मछली। फिर वो जो पूरा पानी गंदा हो जाएगा तो उसे हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में यूज करेंगे। बेलसोंडा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जगदीश सिन्हा ने बताया कि नीति आयोग ने अटल टिकरिंग प्रयोगशाला के माध्यम से तैयार 300 मॉडलों का चयन किया था। उसमें से एक मॉडल उनके विद्यालय का भी है। 2 महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित योजना हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक बड़ी योजना है, कृषि आधारित योजना है, परियोजना है। और इसमें हमारे यहाँ स्कूल में एक कृषि संकाय है। इस कृषि संकाय को हमने अटल टिंकरिंग लैब से जोड़ा है। कुल मिला के कृषि को तकनीक से जोड़ते हुए हमने एक ऐसे मल्टीपल एग्रीकल्चर फार्मिंग का हम विकास किया, बच्चे के आइडिया से हमने बनाया है, जिससे किसानों को कम लागत में और कम मजदूर में और कहीं बिना जाए, खेत के बिना जाए, वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से वो अपने कृषि को अच्छे तकनीक के माध्यम से वो अपना खेती कर सकते हैं। गौरतलब है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने 7 महीनों में शिक्षकों की मदद से वेबसाइट बनाई है और इसमें 35,000 रुपए का खर्च आया है। अटल टिकरिंग की मदद से नई तकनीकी जानकारियों को ग्रामीणों तक भी पहुंचाया जा रहा है। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन अब से कुछ दिनों के बाद मनाया जाएगा। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप परंपरागत सुंदर राखियां बनाने में स्व सहायता समूह की महिलाएं जुट गई हैं। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं परंपरागत राखियां बना रही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उकेरा गया है। इन महिलाओं ने बांस, चावल, अरहर, रखिया बीज, मोती तथा रंग बिरंगे धागे से राखियां बनाई हैं। शहर के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में बिहान राखी स्टॉल में इन्हें बिक्री के लिए रखा गया है। स्व सहायता समूह की रामेश्वरी साहू का कहना है कि इन राखियों की बाजार में अच्छी मांग है। हमारा 4 दिन की ट्रेनिंग भी मिले हुए हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 30 दीदी है जो ट्रेनिंग ली से, और ट्रेनिंग ले के बाद वो दीदी मतलब अपन एरिया में यहाँ 4 ब्लॉक से जुड़े हुए सर। हाँ, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और राजनांदगांव और मानपुर मोहल्ला से भी 2 दीदी हैं। तो सभी दीदी क्या करते थे कि अपन समूह में, अपन एरिया में समूह में 2 से 4 दीदी लेके या 10 दीदी लेके ये सारा काम, पैकेजिंग या मटेरियल की जहाँ जरूरत है वहाँ भी अपन अवेलेबल करा था। इसी तरह विद्या साहू और ईश्वरी साहू का कहना है कि बिहान की राखियां 10 रुपए से लेकर 50 रुपए कीमत की हैं, जिसे लोग आसानी से खरीद रहे हैं। कोई कुछ नया सीखने को, नया देखने को मिला बिहान के माध्यम से, और हमको ये पता चला कि हम अपने घरेलू सामानों के माध्यम से हम राखी बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने कई प्रकार के राखी बनाने का ट्रेनिंग लिया, जिसमें धान की राखी है, राहर की राखी है, मूंग की है, गेहूं की है, कई प्रकार के बीजों की है, जो हम हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। राजनांदगांव के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं राखियां बनाकर आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं। स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इस दिशा में इस जिले में काम हो रहा है, और इसी तारतम्य में जो महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं उन लोगों ने बहुत सुंदर राखी बनाई है और उसको बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है।
वो लोग अमेज़न पे भी इसको जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है डिफरेंट, उस पे भी बेचने के लिए कर रहे हैं और बहुत शीघ्र वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध होगा। तो महिला स्वावलंबन के लिए न केवल राखी बल्कि गौठानों में जो बाकी गतिविधियां चल रही हैं और उसमें भी महिलाओं की आय बढ़े, महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बिहार की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां अमेज़न जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी उपलब्ध हैं। इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप में भी अपनी पसंदीदा राखी का कोड लिखकर कुरियर अथवा अन्य माध्यमों से इन राखियों को मंगाया जा सकता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा समीक्षा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने गोधन न्याय योजना के तहत गौठान समितियों के गठन में ग्राम सभाओं की अनुशंसा को नहीं मानने और धान की कमी को लेकर समितियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों ने 2 बार बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि गौठानों से गोबर की चोरी होने के बाद उन गौठान संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश भर में 4 गोबर खरीदी केंद्रों से गोबर चोरी होने और पानी में बह जाने की शिकायतें मिली थी। उन्होंने बताया कि दुर्ग में गोबर बह जाने की भी शिकायत मिली थी और इस बारे में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। श्री चौबे ने बताया कि कोरबा से गोबर चोरी की रिपोर्ट मिली है। घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और इससे संबंधित एक पूरक सवाल भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने किया। उन्होंने गोबर की खरीदी और सुरक्षा पर सवाल उठाए। कृषि मंत्री ने बताया गोठान पंचायतों की संपत्ति है, वहां गोबर गोठान संचालक समितियां बनाई गई हैं। विपक्षी सदस्यों ने पूछा कि क्या गोठान समितियों की नियुक्ति पंचायतों ने की है। मंत्री ने कहा कि पंचायतों की सलाह पर समिति बनाई गई है। भाजपा विधायकों ने कहा प्रभारी मंत्री ने अपने हिसाब से समितियां बनाई हैं। उसके बाद भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। प्रश्नकाल में ही एक अन्य सवाल कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने किया। उन्होंने पूछा कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 3 खाली दिव्यांग कोटे के पद पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। उन्होंने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। श्री नेताम ने कहा कि 2017 में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 348 पदों पर विज्ञापन जारी किए गए थे। इनमें से 330 पदों पर भर्ती हुई, लेकिन 18 पद खाली रह गए। इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में घोषणा की बाकी बचे 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं संचालक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के जरिए धान संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने का मामला उठाया। खाद्य मंत्री ने कहा कि शेष धान सुखद का है, जब तक डेटा मिला नहीं होगा तब तक बता पाना मुश्किल है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में विपक्षी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया। इसके बाद भाजपा विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।